हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ तो आप भी पढ़ लो। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। बुक का नाम है सुरभि अरोरा की इकोनॉमिक्स फॉर लॉ स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के लिए। टॉपिक का नाम है कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन समझने से पहले समझते थे कैनन क्या होता है, कैनन ऑफ टैक्सेशन क्या मतलब होता है। कैनन्स का मीन होता है कि इन अ व्हेन वी से देयर इज अ गुड टैक्स सिस्टम, there are certain principle the good tax system has to follow to become a good tax system। तो जो प्रिंसिपल वो फॉलो करता है गुड टैक्स सिस्टम, वो प्रिंसिपल जो होते हैं वो होते हैं कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। सिंपल। अब अपन पढ़ते हैं, एडम स्मिथ ने 4 कैनन्स दिए हैं, उसके अलावा अपने पास 6 और है। हाँ, तो टोटल अपने पास 10 कैनन्स है। फर्स्ट एडम स्मिथ के 4 पढ़ते हैं, उसके बाद जो 6 वो रेस्ट पढ़ते हैं। उसके लिए शॉर्ट फॉर्म बना रखी है EECC। EECC मतलब 2E 2C। 2E कौन सा है, इक्विटी एंड इकोनॉमी, और सीसी जो है वो है सर्टेनिटी एंड कन्वीनियंस। व्हाट इज कैनन ऑफ इक्विटी? कैनन ऑफ इक्विटी बोलता है कि टैक्स शुड बी इम्प्लाइड इन सच ए वे दैट हर एक इंसान जितने भी है द सब्जेक्ट ऑफ एवरी स्टेट और टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एज नियरली एज पॉसिबल इन अ प्रपोर्शन दैट रिस्पेक्टिव एबिलिटीज। इसलिए इसको बोलते हैं कैनन ऑफ एबिलिटी। ये बोलता है कि हर एक इंडिविजुअल को अपनी एबिलिटी के हिसाब से टैक्स देना चाहिए और हर एक इंडिविजुअल को कंट्रीब्यूट करना चाहिए फॉर द पब्लिक रेवेन्यू, गवर्नमेंट के रेवेन्यू के लिए। ये होता है कैनन ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है कि समान, सबको सेम होना चाहिए। तो सब सेम पे कर रहे हैं, पर सब सेम कैसे पे कर रहे हैं? जो अपनी कैपेसिटी है, जो उस इंसान की कैपेसिटी है, उसके बेसिस पे वो पे कर रहे हैं टैक्स। फिर सेकंड है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी बोलता है द टाइम द पेमेंट मेथड एंड ऑल्सो द अमाउंट टू बी पेड बाय द टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट शुड बी फिक्स्ड। ऐसा नहीं कि रैंडमली कभी भी टाइम कितना, अच्छा आज बोल दिया कि 10 दे देना, नेक्स्ट टाइम 20 मांग लिए, 30 मांग लिए। तो अमाउंट कब देना है, कितना देना है और कैसे देना है, ये फिक्स होना चाहिए। ये बोलता है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। उसके बाद आता है कैनन ऑफ कन्वीनियंस। अब कैनन ऑफ कन्वीनियंस क्या बोलता है कि जो टैक्स है वो एक टैक्स पेयर देता है गवर्नमेंट को, तो इट शुड बी कन्वीनियंट फॉर द टैक्स पेयर। कैसे कन्वीनियंट होगा कि जैसे कि उसके पास जो पेमेंट मेथड है, मतलब जो जिस तरीके से वो पे करेगा वो उसके हिसाब से सेट होना चाहिए, प्लस वो टाइमिंग जो है वो भी एक टैक्स पेयर के हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर लैंड का रेवेन्यू, लैंड से टैक्स कलेक्ट करना है, तो उसको ऐसे टाइम पे टैक्स कलेक्ट करना चाहिए जब हार्वेस्टिंग का टाइम चल रहा हो, क्योंकि हार्वेस्टिंग टाइम के बाद पैसे आ जाते हैं। उसके अलावा कैसे, अगर सैलरी वाला इंसान है, उसको टैक्स पे करना है, तो कब टैक्स कलेक्ट करना चाहिए? जब सैलरी उसे मिली हो। अब पूरे मंथ एंड चल रहा है, अच्छा टैक्स तो ऐसे नहीं, जब उसके कन्वीनियंट होगा उस हिसाब से उसको पे करना होगा। उसके बाद आता है कैनन ऑफ इकोनॉमी। कैनन ऑफ इकोनॉमी बोलता है कि टैक्स शुड बी सच अ वे दैट द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द कलेक्टेड रेवेन्यू, टैक्स ऐसा होना चाहिए कि जो मैक्सिमम पार्ट होता है कलेक्टेड रेवेन्यू का वो जाना चाहिए गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के ट्रेजरी के अंदर। और ऐसा होना चाहिए, मतलब ये कुल मिला के बात ही बोलता है कि चुप चुप के एक मूवी है, उसके अंदर वो बोलता है कि 25 लाख का इन्वेस्टमेंट था और 26 लाख का नुकसान हो गया। मतलब कि टैक्स को कलेक्ट करने में उतना पैसा ना लग जाए कि टैक्स जो प्रोडक्टिव टैक्स था वो प्रोडक्टिव नहीं बचा। मतलब कि टैक्स बेनिफिशियल तो हो ना, टैक्स कलेक्ट करना है तेरे को 20 लाख का और टैक्स कलेक्ट करने में 21 लाख रुपए लग गए, तो मतलब टैक्स के कलेक्ट करने में ज़्यादा पैसे लग गए, तो ये प्रोडक्टिव टैक्स नहीं रहा। तो ये बोलता है कैनन ऑफ इकोनॉमी। ये जो 4 प्रिंसिपल है, EECC, इकोनॉमी, इक्विटी, कन्वीनियंस एंड सर्टेनिटी, जो है वो दिए थे एडम स्मिथ ने। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 6 प्रिंसिपल। नेक्स्ट 6 प्रिंसिपल है कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी होता है कि द कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी इम्प्लाइज दैट द टैक्स सिस्टम should be able to generate enough revenue to meet the requirements of the government and it should be imposed in such a manner that offset। अभी बोलता है कि जो टैक्स है वो इस तरीके से इम्प्लाई करना चाहिए कि वो प्रोडक्टिव हो, प्रोडक्टिव इन द सेंस कि प्रोडक्टिव फॉर द गवर्नमेंट हो, इतना रेवेन्यू जनरेट कर ले वो लोगों से कि गवर्नमेंट की नीड्स को फुलफिल कर सके। और दूसरी चीज़, वो इस तरीके से इम्पोज हो कि जो प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको हिंडर ना करे, उनके जो पाथ है उसको रोके ना, उसको एक तरीके से ऑब्स्ट्रैक्ट ना करे। उसके बाद होता है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। कैनन ऑफ इलास्टिसिटी बोलता है कि जो टैक्स जो इम्पोज किए गए हैं दे शुड बी इन सच अ वे
दैट इट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज। क्योंकि देखो जैसे एक इलास्टिक होता है, एक रबड़ बैंड होता है, वो कैसा होता है, जब हमें छोटे की जरूरत होती है बिल्कुल स्क्वीज हो जाता है, और ऐसे खींचते हैं तो वो लंबा हो जाता है। मतलब कि टैक्स शुड बी सच शुड बी इम्पोज इन सच ए वे दैट कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो उसको एक्सपेंड कर सके, और जब हम कम कर सकें, कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। जैसे कि हमें वॉर के टाइम अगर वॉर की सिचुएशन आ गई तो हमें ज़्यादा टैक्स चाहिए होगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम आसानी से वो चीज़ कर पाएँ। उसके बाद बोलते हैं कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी। कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी बोलता है कि जो टैक्स इम्पोज किया गया है वो इतना सिंपल होना चाहिए कि एक नॉर्मल टैक्स पेयर को भी वो टैक्स अंडरस्टैंड, वो समझा जा सके, वो टैक्स अंडरस्टैंड कर सके। ओके, तो अब जैसे कि क्यों कि अगर वो टैक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा और वो जो टैक्स है वो समझ ही नहीं पा रहा है एक नॉर्मल इंसान, तो उसे किसी और को हायर करना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए अलग पैसा लगेगा। प्लस अगर टैक्स ज़्यादा डिफिकल्ट होगा अंडरस्टैंड करने में नॉर्मल इंसान के लिए, तो यहाँ पर करप्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर मेरे को एक बार टैक्स समझ आ गया, आप एक नॉर्मल इंसान हो, आप मेरे को बुलाते हो, तो मैं दिमाग लगाऊंगा यार मैं आपको लूट सकता हूँ, तो मैं ऐसा लूटूंगा नहीं, इसलिए टैक्स को होना चाहिए थोड़ा सिंपल। ठीक है, उसके बाद आता है कैनन ऑफ डाइवर्सिटी। कैनन ऑफ डाइवर्सिटी क्या बोलता है कि टैक्स जो होता है, कैनन रिक्वायर्स दैट टैक्स सिस्टम शुड बी सच दैट इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टैक्सेस सो दैट एवरी क्लास एंड सिटीजन कैन कंट्रीब्यूट टू दी गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। मतलब कि हर जो डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि सभी लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्सेस होने चाहिए, ताकि सभी लोगों को एम्बिट में ला सके। मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ रिच कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन कंट्रीब्यूट कर रहा है, बाकी लोग कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। टैक्स ऐसा होना चाहिए कि सारे लोगों को वो ले सके, अंदर अपने अंदर समा सके, अपने अंदर ले सके। उसके बाद कैनन ऑफ एक्सपीडियंसी आता है। कैनन ऑफ एक्सपीडियंसी क्या बोलता है, द टैक्स शुड बी बेस्ड ऑन सच प्रिंसिपल दैट द टैक्स पेयर शुड नॉट हैव एनी डाउट अबाउट इट्स डिजायरेबिलिटी। मतलब कि आपको जो आप टैक्स पे कर रहे हो उसमें आपको भरोसा होना चाहिए कि जो मेरा टैक्स है वो बिल्कुल सही है, मेरे बेनिफिट के लिए है, ये एक्सपीडियंसी बोलता है। प्लस गवर्नमेंट को ऐसे रैंडमली कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए, अगर क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि इस टैक्स का मतलब क्या है, इस टैक्स का मतलब क्या है। तो जो भी टैक्स है वो वही रहना चाहिए, ज़्यादा टैक्स इम्पोज नहीं करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ाना है तो जो पहले से वेल स्टैब्लिश्ड जो टैक्सेस है उनका जो रेट है उन रेट को इंक्रीज कर दे इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग न्यू टैक्सेस। फिर उसके बाद आता है कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन। कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या बोलता है कि देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट टैक्स इम्पोजिंग अथॉरिटीज। जैसे स्टेट टैक्स इम्पोज करता है, ठीक है, उसके बाद सेंटर टैक्स इम्पोज करता है, तो इन स्टेट और सेंटर के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ताकि ये इजी किसके लिए होगा, हमारे लिए भी होगा कि उधर वो सेम चीज़ के लिए वो टैक्स इम्पोज करे, इधर ये भी सेम चीज़ के लिए टैक्स इम्पोज करे, तो हमारे लिए तो डबल बार हो गया, तो ये चीज़ गलत है। तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि टैक्स बेटर इम्पोज हो चुके हैं और हम आसानी से समझ के पे कर सकें। ये जितने भी थे ये 10 के 10 कैनन्स ऑफ इकोनॉमी थे, जिसमें 4 तो दिए थे एडम स्मिथ ने जो फादर ऑफ इकोनॉमी है, जिन्होंने दिए थे इक्विटी इकोनॉमी, EECC, इक्विटी इकोनॉमी, सर्टेनिटी एंड कन्वीनियंस, और बाकी जो है वो 6 वो है प्रोडक्टिविटी, इलास्टिसिटी, सिंप्लिसिटी, डाइवर्सिटी, एक्सपीडियंसी एंड कोऑर्डिनेशन। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ूंगा जब मैं आपको वापस बुला लूँगा। बाय बाय।